प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान में लगन हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, ये लगन क्या होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, लगन मतलब दृढ़ संकल्प। जिस इंसान में होता है वह इंसान कुछ भी हासिल कर सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिया, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। गुड़िया एक बहुत ही होनहार और ईमानदार छात्रा थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिससे उसे स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन गुड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। गुड़िया 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसकी कक्षा शुरू हो चुकी थी। जब वह अपनी कक्षा में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ गुड़िया, तुम आज भी लेट आए हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, गुड़िया ने कहा। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैडम ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन कक्षा के बाहर खड़ी रहोगी। गुड़िया ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कक्षा के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल गुड़िया के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी। गुड़िया अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शा या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। गुड़िया के माता पिता बहुत गरीब थे। गुड़िया के पिता सब्जी बेचते थे। उनकी कमाई से किसी तरह उनका गुजारा चलता था। लेकिन गुड़िया के माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। उस दिन गुड़िया क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वह उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। गुड़िया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने गुड़िया को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, गुड़िया, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और यह क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवा है। तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं? गुड़िया ने कहा, मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वे मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। मैडम ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ। गुड़िया के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन गुड़िया किसी से कुछ नहीं कहती थी। वह स्कूल से पैदल घर आ गई। घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीजें फिर से रिवीजन की। पढ़ाई से जो वक्त मिलता था उसमें गुड़िया अपने माता पिता की सब्जी बेचने में मदद करती थी। वह सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड़िया ने 5वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। वह अपनी कक्षा में अव्वल आई थी। घर आकर गुड़िया ने ये खुशखबरी अपने माता पिता को बताई। गुड़िया की माँ ने कहा, बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू मन लगाकर पढ़ाई कर, एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। गुड़िया ने कहा, लेकिन माँ, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। गुड़िया के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे नई किताबें ला सके, इसलिए गुड़िया अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार गुड़िया ने नई किताबों की मांग कर दी थी। गुड़िया की बात सुनकर उसके पिता शंभू परेशान हो गए। शंभू को परेशान देखकर गुड़िया की माँ गीता ने गुड़िया से कहा, बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताबों से? पढ़ाई तो पुरानी किताबों से भी हो सकती है। नई या पुरानी किताबों में वही बातें लिखी होती है, इसलिए पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर लें। गुड़िया ने कहा, ठीक है माँ, और इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताबें सस्ते दाम में खरीद ली। गुड़िया की पुरानी किताब देखकर उसकी सहेलियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने कहा, गुड़िया नई क्लास में भी फटी हुई किताबें लाती है। इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। गुड़िया ने जवाब दिया, मेरी किताब पुरानी और फटी है तो क्या हुआ, देखना, मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। और उसने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई शुरू
कर दी। गुड़िया अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वह कभी अपने माता पिता से किसी चीज की मांग नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वह लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय गुड़िया खाने के लिए जा रही थी, तभी रिंकी ने कहा बहुत भूख लगी है। फिर रिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिल्ली पनीर थे। अरे वाह, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा, रिंकी ने कहा। रिंकी का लंच देखकर गुड़िया अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी रूपा भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। रूपा, तू आज लंच में क्या लाई है? रूपा ने अपना लंच बॉक्स खोला और कहा, आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह गुड़िया, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल, गुड़िया ने कहा। वो मैं आज लंच नहीं लाई, लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था, तूने उसे वापस क्यों रख दिया? रूपा ने पूछा। रिंकी ने गुड़िया के बैग से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया। जब दोनों सहेलियों ने गुड़िया का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटियां थी। अरे गुड़िया, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम लोग अपना खाना खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। रिंकी की यह बात गुड़िया को बहुत बुरी लगती है, उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। गुड़िया इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी, चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आए, लेकिन वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक दिन गुड़िया के बाबा बोले, गुड़िया अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है, वह अब बड़ी हो रही है, उसके पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके के लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवाने ही पड़ेंगी। मैं समझता हूँ गुड़िया की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। अगर इस बार गुड़िया के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। गुड़िया के बाबा, मैं सोच रही थी कि गुड़िया के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, आप भी सब्जियां बेचने बाजार चले जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं, इससे कुछ पैसे ज्यादा आएंगे और गुड़िया की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है गुड़िया की माँ, ऐसा ही कर लो, कम से कम गुड़िया के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। गुड़िया अपने माता पिता की बातें सुन रही थी, वह मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। दूसरे दिन से गीता कुछ घरों में काम करने लगती है, वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। गीता ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी, लेकिन ये बात गुड़िया की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि गुड़िया की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, रूपा और रिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे गुड़िया, नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें भी? हाँ, क्योंकि गुड़िया की माँ अब जॉब करने लगी है, उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था, उन्हीं पैसों से गुड़िया की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, गुड़िया की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है, मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं, मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे गुड़िया की मम्मी को भी दे दे। गुड़िया, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे, आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उसे खाने का क्या फायदा? खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। गुड़िया का 2 टूक जवाब सुनकर रिंकी और रूपा का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड़िया 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वह हर कक्षा में अव्वल आती थी। गुड़िया अब 10वीं कक्षा में आ गई है, खूब ध्यान से पढ़ाई करना, तुझ अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूंगी, आप देखना मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। गुड़िया ने खूब मेहनत करना शुरू कर दिया। शाम को स्कूल से आने के बाद वह पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का गुड़िया सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी गुड़िया के हौसले को नहीं तोड़ता, बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। गुड़िया
ये लो दही और चीनी खाकर जाओ, परीक्षा अच्छे से दे पाओगी। गुड़िया ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया और इसे भी अभी टूटना था। अगर समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, मुझे वहां तक जाना ही होगा। गुड़िया ने अपने टूटे हुए जूतों को उतारकर हाथों में ले लिया और न पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन गुड़िया के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। गुड़िया ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी। दूसरे दिन वह अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से गुड़िया ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में टीचर ने कहा, गुड़िया तुम बहुत हुनर और मेहनती हो, आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। तुमने स्कूल में ही नहीं पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। देखो अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने गुड़िया और पूरी कक्षा को अखबार में गुड़िया की फोटो दिखाए। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यह सब सुनकर गुड़िया बहुत खुश हुई। खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा थे। सबने बारी बारी से गुड़िया का इंटरव्यू लिया। गुड़िया की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। गुड़िया ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से गुड़िया ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। गुड़िया अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। गुड़िया ने अपने आप से जो बात किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। फिर गुड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत ही दयालु थे, वे हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे। गुड़िया ने बचपन से यही देखा और यही आदत उसकी भी बन गई। वह कभी किसी की मदद से इनकार नहीं करती थी। गुड़िया की शादी महेश नाम के युवक से हो जाती है। वह अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन गुड़िया और उसके पति महेश का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें गुड़िया की नौकरी और महेश की संपत्ति सब इलाज में खत्म हो जाता है, लेकिन गुड़िया की मदद करने की आदत वहां भी बनी रहती है। पड़ोस में किसी की भी कुछ मांगने पर वह कभी इनकार नहीं करती। हाँ बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा सा दूध होगा? मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, आज हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे दूध दे दोगी? हाँ क्यों नहीं बहन। ये कहते हुए गुड़िया घर की तरफ जाती है और एक बड़ा गिलास भरकर दूध ले आती है। उसका पति गुड़िया की इस आदत से गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे गुड़िया, ये क्या तुम सभी की मदद करती रहती हो? हम कौन से बहुत अमीर लोग हैं जो तुम यूं सामान बांटती फिरती हो? गुड़िया अपने पति की बात पर चुप हो जाती है। अगले दिन उसके पड़ोस की काकी उसके घर आती है। गुड़िया, बेटा क्या तुम मुझे रुपए दे सकती हो? दवा लेने जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ काकी, मेरे पास 0 रखे हैं। ये कहते हुए गुड़िया 0 लाकर काकी के हाथ में रख देती है। काकी धन्यवाद करती हुई निकल जाती है। शाम को गुड़िया का पति उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? गुड़िया बताती है कि उसने 0 पड़ोस वाली काकी को दे दिए थे, क्योंकि उन्हें दवा लेने जाना था। इस पर महेश गुस्सा हो जाता है और कहता है, गुड़िया तुम्हें कब समझ आएगी, मुझे अभी पैसे चाहिए थे। अगर तुमने काकी को पैसे ना दिए होते तो वह मेरे काम आ जाते। ये कहते हुए महेश वहां से बाहर निकल जाता है। इस घटना के बाद गुड़िया सबकी मदद तो करती है, लेकिन अपने पति के सामने नहीं। आज पड़ोस के सभी लोग गुड़िया को बहुत प्यार करते हैं और उसकी मदद करने की आदत से बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जोर से बारिश हो रही होती है। कई दिनों से महेश को कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिला, तो वह खाली हाथ घर वापस आता है और कहता है, गुड़िया आज बारिश की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला, क्या घर में खाने को कुछ है? गुड़िया जवाब देती है, जी मैं अभी चावल और दाल बना देती हूँ। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। लगातार बारिश की वजह से महेश को मजदूरी का कोई काम नहीं मिलता और वह बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है, यदि बारिश इसी तरह होती रही तो हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब तो सिर्फ 1 दिन का राशन बचा है। इसी तरह अगले दिन भी बीत जाता है और उनके घर का सारा खाना खत्म हो जाता है, जबकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। बारिश रुके
तो महेश को मजदूरी का काम मिले, इसी चिंता में महेश दुखी हो जाता है। गुड़िया पड़ोस की राधा से मदद मांगने जाती है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पकाने के लिए दे दोगी? राधा तुरंत अंदर से दाल और चावल ले आती है। वो गुड़िया को देते हुए कहती है, बहन यदि और चाहिए हो तो ले जाना, तुमने हम सबकी कितनी मदद की है, आज हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। गुड़िया राधा का धन्यवाद देते हुए दाल और चावल लेकर घर आ जाती है। गुड़िया दाल और चावल बनाकर दोनों बर्तनों में रखती है और अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही वह बनाकर रखती है तभी बाहर से आवाज आती है, इस बुढ़िया को भी कोई खाना खिला दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह आवाज सुनते ही गुड़िया दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो एक बूढ़ी औरत उसके द्वार पर बैठी होती है। गुड़िया ने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आपको खाना चाहिए? अम्मा ने जवाब दिया, हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला दोगी? यह सुनकर गुड़िया घर के अंदर गई और थोड़े से खाने में से एक प्लेट में खाना डालकर अम्मा के लिए ले आए। अम्मा खाना खाने लगी और खाते ही जा रही थी। फिर उन्होंने गुड़िया से और खाना मांगा। ये सुनकर गुड़िया सोच में पड़ गई कि अब तो मेरे पास थोड़ा सा ही खाना बचा है जो मेरे पति के लिए रखा है, पर मैं क्या करूं? इस बूढ़ी अम्मा को भी तो भूखा नहीं भेज सकती। यह सोचते सोचते वह और खाना डालकर ले आए और अम्मा को दे दिया। अम्मा खाना खाने के बाद गुड़िया का शुक्रिया अदा करती है। तभी अंदर महेश खाने के खाली बर्तन देखकर गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि गुड़िया ने सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। वह गुस्से में पतीला उठाकर चूल्हे पर मार देता है और चूल्हा टूट जाता है। ये सब घटना बूढ़ी अम्मा देख लेती है। गुड़िया की आंखों में आंसू देखकर अम्मा गुड़िया से कहती हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ थोड़ी सी मिट्टी और पानी लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक नया चूल्हा बनाकर देती हूँ। देखते ही देखते अम्मा मिनटों में एक सुंदर सा चूल्हा तैयार कर देती है। वह गुड़िया को देते हुए कहती है, बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नया चूल्हा तैयार कर दिया है। तुम जब भी इस पर खाना बनाओगी तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे पास यदि खाने को कुछ भी हो तो तुम इस चूल्हे पर केवल उस खाने का नाम लेकर बर्तन रख देना। खाने की वस्तु मिनटों में तैयार हो जाएगी, तुम्हें अब खाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहते कहते बूढ़ी अम्मा पल भर में आंखों से ओझल हो जाती है। गुड़िया चूल्हा लेकर अंदर आती है। सारा खाना तो उस भिखारिन को खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? महेश ने कहा, हम भी तो सुबह से भूखे बैठे थे, तुम्हें मेरा और अपना ख्याल नहीं आया जो तुमने सा खाना उसे खिला दिया। महेश ने नाराजगी से कहा और अंदर कमरे की ओर चला गया। गुड़िया अम्मा के दिए चूल्हे पर एक पतीली चढ़ाती है और कहती है, आज तो मुझे पूरी बनानी थी। अचानक चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है और मिनटों में बर्फ में पूरी आ जाती है। ये दृश्य देखकर गुड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरी रखने के बाद गुड़िया पर तन चढ़ाकर कहती है, आज तो मेरा हलवा खाने का मन है। बस मिनटों में हलवा तैयार हो जाता है। वह थाल में हलवा पूरी सजाकर अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। उसका पति ये दृश्य देखकर हैरान रह जाता है, अरे ये पूरी हलवा कहाँ से आया? अभी 5 मिनट पहले तो खाने को एक दाना भी नहीं था और अब यह इतनी हलवा पूरी कहाँ से लाए हो? महेश ने पूछा। गुड़िया उसे अम्मा की कही सारी बात और जादुई चूल्हे के बारे में बताती है। उस चूल्हे को देखकर गुड़िया और महेश बहुत खुश होते हैं। अब गुड़िया लोगों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने लगी है। उसे खाना खिलाने में बहुत संतुष्टि मिलती है। इस तरह उसके घर में अब खाने की कभी कमी नहीं रहती, बल्कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं भेजती, बल्कि उसे भर पेट भोजन कराती है। देखते देखते समय बीतता गया। गुड़िया की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी जब उसकी शादी महेश से हुई थी। गुड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वे उसकी शादी में ज्यादा दहेज नहीं दे सके। गुड़िया की सास हमेशा इस बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन गुड़िया की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसकी आंख देर से खुली तो उसकी सास गुस्से से बोली, ये देखो पूरा घर नाश्ते के इंतजार में बैठा है और महारानी को सोने से ही फुर्सत नहीं। माँ जी, वह मेरी तबीयत कुछ हाँ काम करने के लिए तो तू बीमार ही रहेगी। कान खोलकर सुन, ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे तेरे ठल्ले। माँ बाप ने हीरे जवाहरात नहीं भेजे तेरे साथ जो यहाँ मेम साहब बनकर बैठी रहती है। 5 मिनट के अंदर सबको नाश्ता मिल जाना चाहिए, समझी? यह कोई नई बात नहीं थी। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि गुड़िया का पति महेश
भी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। बात बात पर वह गुड़िया पर हाथ उठा देता था। गुड़िया पूरा दिन घर के काम करती, उसका हाल पूछने वाला वहां कोई नहीं था। गुड़िया बचपन से ही माता पार्वती की भक्त थी। माता पार्वती की भक्ति में ही उसे सुकून मिलता था और उसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती थी। महेश और गुड़िया की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी गुड़िया की गोद सुनी ही थी। इसे लेकर भी उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। हे भगवान, मुझे उठा ही ले, इस मनहूस की शक्ल और नहीं देखी जाती मुझसे। कंगालो टूट संगीत की मनहूस तो थी ही, अब लगता है बांझ भी है। हे भगवान, गुड़िया को उसकी सास की बातों ने बुरी तरह तोड़ दिया। वो रोती हुई शिव माँ पार्वती की मूर्ति के पास गई और बोली, माँ, अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मेरी सूनी गोद भरने की उम्मीद में शायद मेरी औलाद ही मुझे समझे और मुझसे प्यार करे। गुड़िया माता पार्वती के सामने बहुत रोती थी। वो नवरात्र भी निर्जल व्रत रखती थी। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसकी इच्छा पूरी होती है। गुड़िया माँ बनने वाली थी, वह बहुत खुश थी। गुड़िया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका भ्रम ही था। गुड़िया ने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसने अपनी बेटी को अपनी सास की गोद में देने की कोशिश की, कांति ने उसे दूर झटक दिया और गुस्से से बोली, अपने जैसी एक और मनहूस ले आई। मैं ही पागल थी जो तुझसे उम्मीद लगा बैठी। मुझे पोता चाहिए था, पोता तेरे जैसी एक और नहीं। महेश बेटा, चल यहाँ से। गुड़िया फिर उदास हो जाती है जब वह अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन कांति और महेश की नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन कांति ने महेश से कहा, महेश बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये ले, इस बोतल में तेजाब है, जाकर उड़ेल दे दोनों पर और कह देंगे लोगों से कि हादसा हो गया। गुड़िया उस वक्त घर का आंगन साफ कर रही थी और उसकी बच्ची पास में ही सो रही थी। महेश अपनी माँ की बात मानकर तेजाब की बोतल लेकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। तभी गुड़िया की नजर उस पर पड़ी। महेश के हाथों में तेजाब की बोतल देखकर वह डर गई। महेश ने जैसे ही बोतल खोली, गुड़िया ने तुरंत अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। तेजाब की एक बूंद भी उसकी बच्ची को छू नहीं सकी, लेकिन गुड़िया के हाथों और चेहरे पर कई जगह तेजाब गिर गया। उसका चेहरा जल रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने एक पल के लिए भी अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं किया। वह दर्द से चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। उसे किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना था। काफी दूर पहुंचने के बाद उसे शिव माँ पार्वती का एक मंदिर दिखाई दिया। वह अपनी बच्ची को लेकर माँ के मंदिर में चली गई। मंदिर के पुजारी ने गुड़िया की हालत देखी तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। पुजारी जी की पत्नी शांति ने गुड़िया की बच्ची को संभाला। डॉक्टर ने गुड़िया की जांच करने के बाद पुजारी जी से कहा, देखिए, इनका चेहरा और हाथ कई जगहों पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। जान तो बच जाएगी, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पुजारी जी और उनकी पत्नी को गुड़िया के लिए बहुत दुख होता है। गुड़िया उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। पुजारी जी गुड़िया को अपनी बेटी मान लेते हैं और उसे और उसकी बच्ची को आश्रय देते हैं। गुड़िया का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वह खुद को आईने में देखकर बहुत रोती है। तब पुजारी जी की पत्नी शांति उसे समझाती है, रो मत बेटी, बुरा वक्त बीत गया। माना कि तेरी काया खराब हुई है, पर तेरा मन और अपनी बच्ची के लिए तेरी ममता तो पहले जैसी ही है ना। तुझे हौसला रखना होगा बेटी, अपनी बच्ची के लिए। शांति की बात गुड़िया को समझ आ जाती है। वह अपनी बच्ची का नाम ऋचा रखती है और अब उसके जीवन का मकसद ऋचा को एक अच्छी जिंदगी देना ही था। वह शिव माँ पार्वती के मंदिर में ही रहने लगी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाने लगी। वक्त बीतता गया और ऋचा स्कूल जाने लगी। एक दिन ऋचा के साथ उसके कुछ दोस्त उसके घर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया का चेहरा देखा वे सब डर गए। ऋचा की दोस्त कविता गुस्से से बोली, यह कौन है, कितना डरावना चेहरा है। कहा, ऋचा, तू हमें डराने के लिए अपने घर लाए हैं? नहीं नहीं, यह मेरी मम्मी है, तुम इनसे डरो मत। ऋचा ने कहा, हे भगवान, कितनी डरावनी मम्मी है तेरी, तू कैसे रह लेती है इनके साथ। अब हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे, चलो सब यहाँ से मेरे घर जाकर खेलते हैं। ऋचा के सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देखकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर गुड़िया उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, उदास मत हो बेटा, जब मैं काम पर चली जाऊं तब अपने दोस्तों को बुला लेना।
ऋचा कहती है अब वो लोग कभी मेरे घर खेलने नहीं आएंगे। उन्होंने आपका बदसूरत और डरावना चेहरा देख लिया है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। शायद अब मेरी दोस्त मुझसे बात भी नहीं करेगी। आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। ऋचा रोती हुई वहां से चली जाती है। गुड़िया को उसके लिए दुख होता है, वह भी उदास मन से मंदिर चली जाती है और माता पार्वती के साथ सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मेरी बेटी से उसकी खुशियां मत छीनिए, मेरी बदसूरती उसके दुख का कारण बन रही है। इतना कहकर गुड़िया रोने लगती है। पुजारी जी की पत्नी शांति उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती है। गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। शांति गुड़िया से कहती है, रो मत गुड़िया, तुम्हें ऋचा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे का ये हाल क्यों और कैसे हुआ। मुझे विश्वास है कि सच जानकर ऋचा का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाएगा, वह तुम्हारे त्याग को समझ पाएगी। नहीं मां जी, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया कि उसके पिता और दादी उसे मारना चाहते थे तो उसे बहुत दुख होगा और मैं यह नहीं चाहती। गुड़िया ने कभी ऋचा को सच नहीं बताया। ऋचा उसके चेहरे के साथ साथ उससे भी नफरत करने लगी थी। हालांकि गुड़िया उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। धीरे धीरे ऋचा ने गुड़िया से बात करना तक बंद कर दिया। ना वो गुड़िया का हाल पूछती थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताती थी। अब ऋचा कॉलेज जाने लगी थी। गुड़िया को ऋचा की बहुत चिंता थी। एक दिन गुड़िया ने ऋचा को एक लड़के के साथ उसकी बाइक पर घर आते देखा। वो लड़का गुड़िया को ठीक नहीं लगा। गुड़िया ने ऋचा से पूछा, ऋचा वो लड़का कौन था? ऋचा ने जवाब दिया, अच्छा तो आप मेरी जासूसी करती हो, वह मेरा दोस्त था। गुड़िया ने कहा, तो उसे घर के अंदर लेकर आना चाहिए था, मैं भी मिल लेती। ऋचा ने गुस्से में कहा, अच्छा ताकि आपका बदसूरत चेहरा देखने के बाद वह कभी मुझसे बात ना करे। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, आपकी वजह से पहले भी ना जाने कितने दोस्तों को खो चुकी हूँ, लेकिन अब बस मेरी जिंदगी में आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। मेरा कॉलेज पूरा हो जाए फिर मैं जॉब कर लूंगी और आपके साथ नहीं रहूंगी। ऋचा गुस्से में वहां से चली जाती है। एक बार फिर उसने गुड़िया का दिल दुखाया था। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है। ज्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और अब गुड़िया को ऋचा की भी बहुत चिंता होने लगी थी। उसने देखा कि ऋचा उस लड़के से बहुत ज्यादा मिलने लगी थी। एक दिन जब ऋचा देर रात उसके साथ कहीं जाने लगी तो गुड़िया ने उनका पीछा किया। वह लड़का ऋचा को एक सुनसान जगह पर ले गया। असल में वह ऋचा को एक पार्टी में ले जाने का बहाना बना रहा था, लेकिन उसे सुनसान जगह पर ले आया। गुड़िया समझ गई थी कि ऋचा खतरे में है। उसने पुजारी जी को फोन करके तुरंत उस जगह पर मदद के लिए आने को कहा और खुद छिपकर ऋचा और उस लड़के पर नजर रखने लगी। ऋचा भी सुनसान जगह देखकर डर गई। उसने कहा, विशाल ये कहाँ ले आए हो मुझे? हम तो पार्टी में जाने वाले थे ना। विशाल ने कहा, हाँ यही तो है पार्टी, बस फर्क इतना है कि इस पार्टी में बस हम दोनों ही शामिल होने वाले हैं। इतना कहकर विशाल ऋचा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। ऋचा मदद के लिए चिल्लाने लगी। गुड़िया तुरंत जाकर विशाल पर हमला कर देती है। वह उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुझे देखते ही तेरी नियत समझ गई थी मैं यहाँ से चला जा वरना जान से मार दूंगी। विशाल बहुत गुस्से में था। वह गुड़िया को बहुत जोर से मारता है। गुड़िया गिर जाती है। उसका सिर पास में पड़े एक ड्रम से टकरा जाता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। वह बेहोश होने लगती है। विशाल ऋचा की तरफ पड़ता है, लेकिन तभी पुजारी जी और उनकी पत्नी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस विशाल को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ऋचा शांति के गले लगकर रोने लगती है। वह सभी गुड़िया को अस्पताल लेकर जाते हैं। ऋचा को गुड़िया के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह जाहिर नहीं कर पा रही थी। शांति उसकी हालत समझ गई थी। उसने ऋचा से कहा, ऋचा तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें दुख ना हो इसलिए वो तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं भी चुप रही। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। कैसी हो आंटी जी? शांति ने उसे सारी बात बताई कि कैसे गुड़िया ने उसे बचाने के लिए खुद पर तेजाब झेला और उसकी जान बचाई। सच जानकर ऋचा को बहुत दुख हुआ। वह रोने लगी। कुछ ही देर में गुड़िया को होश आ
गया। जैसे ही उसने आंखें खोली ऋचा उसके सामने थी। जब गुड़िया बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो ऋचा उसे सहारा देती है और रोते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, जब आपको मेरी जरूरत थी मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया। अब मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ, मेरी वजह से ही आपका चेहरा खराब हुआ। और मैंने गुड़िया ने ऋचा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। ऋचा अपनी माँ के प्यार और बलिदान को समझ गई थी। अब वह गुड़िया का बहुत ख्याल रखने लगी और नौकरी करके खुद घर संभालने लगी। अपनी बेटी का साथ पाकर गुड़िया बहुत खुश रहने लगी। कुछ समय के बाद ऋचा को बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगाने लगा। जैसे फास्ट फूड बहुत पसंद था, लेकिन उसकी शादी ऐसे घर में हो गई जहां फास्ट फूड तो दूर लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। तो ऋचा ने रोज रोज फास्ट फूड खाने के लिए क्या किया, ये जानने के लिए देखते हैं। ऋचा वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब ऋचा दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। ऋचा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA और MA की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि ऋचा के लिए शादी के ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद ऋचा के माता ने उसे वापस गांव बुला लिया। माँ, आपने मुझे गांव क्यों बुला लिया, मेरी वहां जॉब लगने वाली थी। देख ऋचा, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना, ठीक है माँ? तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। ऋचा बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। कितनी अच्छी चाउमीन की खुशबू आ रही है, यहाँ जी भरकर चाउमीन खाऊंगी। ऋचा रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम, आपकी दुकान की सबसे स्पेशल फास्ट फूड क्या है? मैम, आप चाउमीन ट्राई करो, इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। इसमें चाउमीन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट चाउमीन और एंड प्लेट चाट बना दीजिए। वेटर ऋचा को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। ऋचा सारा फास्ट फूड खा लेती है। अब जाकर उसे राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खाकर मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। असल में ऋचा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता था, लेकिन ऋचा को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज चाउमीन खाने की आदत लग गई थी। उसे एक दिन भी फास्ट फूड ना मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। पर ऋचा को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब ऋचा घर लौटी उसने कहा, माँ बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खाना नहीं खा और वह सोने चली गई। अगले दिन उसे देखने लड़के वाले आते हैं। ऋचा तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? आपका बेटा हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता ऋचा के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो ऋचा ने ऑर्डर करके फास्ट फूड मंगाया और छिप छिप कर खा लिया, लेकिन विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो सबने कहा, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो, तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू ऋचा और बेटे की आरती उतारती हैं और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। ऋचा घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर ऋचा मन ही मन सोचती है, हाय ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो चाउमीन खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में ऋचा को नमकीन और मिठाइयों से काम चलाना पड़ा। रात के खाने में भी उसे घर का खाना ही मिला। ऐसे ही तेज दिन गुजर गए। चाउमीन के बिना ऋचा के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। क्या बात है ऋचा, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना बहू, कहीं तो शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की, वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना। अच्छा ऐसी बात है तो तू आराम कर, वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है। तुझे जो चीज चाहिए रामू से मांग लेना। जी माँ जी।
ऋचा मन ही मन सोचती है, कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे फास्ट फूड खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए फास्ट फूड ले आओ, बाजार से कुछ सामान भी ला देना। रामू कहता है, हाँ बहुरानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे। मैं एक कागज के टुकड़े पर रेस्टोरेंट का पता लिख कर देती हूँ, ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है, वह मेरा ऑर्डर पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना, लेकिन हाँ घर में किसी को कुछ बताना मत। रामू कहता है, बहू रानी क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, रामू कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में ऋचा के लिए चाउमीन और बर्गर पहले से पैक करके रखा हुआ था। रामू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑन ऑर्डर लेकर घर आ जाता है। वह चुपके से ऋचा के कमरे में जाकर उसे उसका ऑर्डर दे देता है। ऋचा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फास्ट फूड का स्वाद लेने लगती है। इतने दिन के बाद मुझे फास्ट फूड खाने को मिला है, वह सोचती है, आज मेरा पेट भरा हुआ है। ऋचा ने जल्दी जल्दी सारा फास्ट फूड खा लिया। अब इन पैकेट का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। ऋचा बहू अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, खाना टेबल पर लग गया है। उफ, मान जी को भी अभी आना था, क्या करूं? मान जी पैकेट देख लेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान ऋचा की नजर खिड़की की तरफ जाती है, वह सारी पैकेट खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और पैकेट के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं और यह कमरे से कैसी बदबू आ रही है? बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू? माँ जी खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले जी। माँ जी कविता वहां से चली जाती है। ऋचा सोचती है कि सांस को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से फास्ट फूड मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता ना चल जाए। रोज रोज चाउमीन खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऋचा थोड़ी देर सोचती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज चाउमीन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो ऋचा उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ऋचा, घर से बाहर निकलो तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और ऋचा कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी ऋचा के जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। ऋचा जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज फास्ट फूड खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ऋचा को जॉब मिल जाती है। ऋचा रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें फास्ट फूड के कई आइटम मिलते थे। ऋचा घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड खाती थी। एक दिन उसकी सास ने पूछा, ऋचा बहू तुम लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ऋचा ने जवाब दिया, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौटकर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर ऋचा रोज फास्ट फूड खाने लगी। उसकी सारी सैलरी फास्ट फूड खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे ऋचा का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच ना करने के बाद भी वह इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन ऋचा ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर फास्ट फूड खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज फास्ट फूड खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा
सादा खाना खाना होगा तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वह चाउमीन बर्गर कैसे खा सकती है? देखिए ये रोज चाउमीन खाती है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, सही कह रहे हैं, मैं रोज छिप छिप कर चाउमीन खाती थी, लेकिन अब मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ऋचा की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी चाउमीन ना खाने की कसम खाए। इस तरह से उसका पूरा परिवार खुशहाली से फिर घुस उठा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।